हेलो गाइस, हम आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें टैक्स। ठीक है, अब देखिए हमने चैप्टर सारे पढ़े हैं, इनकम भी अर्न कर लिया, इनकम भी सारी हमने देख ली, कैसे कैसे हमें कैसे इनकम कैलकुलेट करना है सारे हेड्स में। तो बात ये आती है कि इनकम तो हमने अर्न कर ली, सारी देख भी ली हमने, लेकिन अब उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्स कैसे निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालनी है, वो सारी चीज़ें तो हमें जाननी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही इतना बता रही हूँ कि टैक्स का रेट क्या है और टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, बस। तो ये वीडियो जरूरी नहीं है कि कोर्स से रिलेटेड ही देखिए, कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है इसे देखकर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो रेजिडेंस इंडिविजुअल है। ठीक है, रेजिडेंस इंडिविजुअल और जिसकी एज कितनी हो, 60 साल हो। ठीक है, कोई भी रेजिडेंस इंडिविजुअल है और उसकी एज कितनी है, 60 साल है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन 80 साल से कम होना चाहिए, देखो, बट लेस देन 80 ईयर्स। ठीक है, तो कोई भी रेजिडेंस इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है पर 80 साल से कम है, यानी सीनियर सिटीजन। उस केस में जब भी आप करते हैं टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 3 लाख तक आपको एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगी। एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख तक है, मतलब 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो फिर टैक्स रेट एप्लीकेबल होने लगेंगे। जैसे अब 3 लाख के बाद जो नेक्स्ट 2 लाख है, यानी 5 लाख तक हम देखते हैं ना, नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है और उसके ऊपर जो 2.5 लाख होता है उस पर हमारा 5% टैक्स लग जाता है, जैसे यहाँ पर है ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सीनियर सिटीजन के केस में ये 2.5 लाख नहीं है, 3 लाख तक तो एग्जाम्प्ट ही है। उसके बाद जो बचा 5 लाख में से 2 लाख बचा है, उस 2 लाख पर सिंपली आपको 5% टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद रिमेनिंग 5 पर आपको फिर 20% टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी 20% चार्ज करना है, और बाकी जो भी अमाउंट आपका बच जाता है, बैलेंस अमाउंट, उस पर आपको 30% कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया सीनियर सिटीजन के केस में, यानी जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। अब अगर 80 साल से भी ज़्यादा हो तो 80 साल के से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए, ये इंडिविजुअल के केस में देख रहे हैं हम अभी, किसी और के एचयूएफ या फर्म या इन सब के केस में नहीं देख रहे हम, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर 80 साल से ज़्यादा एज का इंसान है तो उसकी 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 5 लाख तक छूट है। ठीक है, 5 लाख तक अगर इनकम हो रही है उस इंसान को तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर डायरेक्ट 5 लाख तक 20% डायरेक्ट लगेगा। देखो, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये जो 5 लाख वाला अमाउंट है इस पर 20% लग रहा है, यानी ये 3 लाख और 2 लाख पर 2 नए रेट दिखाए गए थे, यानी 3 लाख तक छूट दी, बाकी बचे हुए 2 लाख पर 5%। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया इन्होंने, 5 लाख पर सीधा 20% और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है उस पर 30%। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 5% वाला रेट है वो अप्लाई नहीं होगा। और कोई अदर इंडिविजुअल है, ठीक है, अदर इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जिसकी एज जो 60 ईयर्स से नीचे का हो, क्योंकि यहाँ हमने देखा 60 साल से ऊपर हो लेकिन 80 साल से कम हो, फिर इसमें देखा हमने 80 साल से ऊपर हो, और अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जिसकी 60 साल से कम एज हो, यानी 60 साल तक का जो इंसान, उसका नॉर्मली 2.5 लाख तक नील है, कोई टैक्स नहीं देना आपको। अगर 2.5 लाख तक आपकी इनकम है, 2.5 लाख से ऊपर है तो उस पर 5% आपको देना है, और उसके ऊपर जो 5 लाख तक उस पर 20% टैक्स देना, और जो बाकी बैलेंस अमाउंट बच जाता है उस पर आपको क्या देना है, 30%। अब देखो, ये तो हमने देख लिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आपको कैलकुलेट कैसे करना है टोटल अमाउंट लिख के। ठीक है, तो अब हमने ये टैक्स तो निकाल दिया, पर जब ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हमें क्या देना पड़ता है, एक और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट कितना है, 4%। ठीक है, 4% रेट है इसका। तो अब ये 4% किस पर कैलकुलेट करना है, जब हम ये पूरी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये वाली, तब हमारे पास जो अमाउंट आता है उस अमाउंट पर 4% हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक सेक्शन बताया गया है 288B, जिसमें हमें राउंड ऑफ करते हैं, यानी 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इन द मल्टीपल ऑफ 10। अब बात करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है, देखो, मेनली जो सरचार्ज एप्लीकेबल चालू होना होता है जब 50 लाख से ऊपर इनकम होने लगती है ना आपकी, तब वहाँ पर सरचार्ज भी हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सरचार्ज के ये रेट बताए गए हैं कि अगर 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, 50 लाख से ज़्यादा आपने कमा लिया लेकिन 1 करोड़ यानी 100 लाख तक ही कमाया आपने, तो फिर आपको उस टैक्स के अंदर, ये जो टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, अब उस हिसाब से हम देखेंगे कि सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल करना है। मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम यहाँ पे जैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं 2.5 लाख तक नील है, फिर 2.5 लाख तक 5% हमने कैलकुलेट किया, 5 लाख 20% किया हमने। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हो गया, यानी देखो 10 लाख तो यही हो गया, और इनकम हमारी कहाँ से जा रही है, 5 लाख से ज़्यादा जा रही है। ठीक है, सॉरी, 50 लाख से ज़्यादा जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 50 लाख से इनकम ज़्यादा, यानी 10 लाख तक तो ये हो गया, और मान लेते 42 लाख और है हमारे पास। ठीक है, टोटल 52 लाख हो गया। तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 42 लाख हमारा जो अमाउंट बच रहा है, उस अमाउंट पर हम क्या करेंगे, 30% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर ही टैक्स लाइबिलिटी जो आ गया बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसमें अप्लाई किए, जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर आ गया, उसी टैक्स लाइबिलिटी पर हम 10% और एडिशनल टैक्स यानी सरचार्ज भी ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जब हम ये सरचार्ज ऐड कर लेंगे
तो उसे ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी चार्ज ऑन द टोटल ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है, तो क्या क्या रेट है, अगर 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है पर 1 करोड़ तक है तो 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर है पर 2 करोड़ तक, 2 ही करोड़ तक है तो 15%, और 25% इन केस अगर 2 करोड़ से ऊपर है आपकी इनकम लेकिन 5 करोड़ तक है यानी 500 लाख तक है, और 37% अगर आपका 500 लाख यानी 5 करोड़ से ऊपर अगर इनकम हो जाती है तो फिर आपको 37% अप्लाई होगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट हेल्थ एंड एजुकेशन से कैसे लेंगे ये तो समझ में आ गया होगा आपको, क्या नहीं। पहले हम ये थ्रेशोल्ड की लिमिट से कैलकुलेट करेंगे टैक्स, उस जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर हम ये सरचार्ज रेट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास टोटल टैक्स आएगा उस पर हम ये 4% से डाल देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से। इसके बाद मार्जिनल रिलीफ आता है। मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है, देखो ये इनकम बढ़ने की वजह से 50 लाख से ऊपर इनकम होने की वजह से हमें और एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो गलत है ना, इसका मतलब फिर हम कमाए ना, पहले ही हम इतना टैक्स भर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी ये रेट स्पेसिफाइड है, इस रेट के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं, तो अब चले हम और एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। पर हमें तो दिख रहा है कि हमें भरना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें मार्जिनल रिलीफ भी दिया गया है एक ऑप्शन। ठीक है, अगर हमारी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो हमें सिर्फ ये एडिशनल टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, हमें मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाएगा। अब वो मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा, अगर मार्जिनल इनकम इंक्रीज है, हमारा इनकम 50 लाख से ज़्यादा अगर है, 100 लाख से ज़्यादा है, 200 लाख से ज़्यादा है, 500 लाख से ज़्यादा है, तो सरचार्ज पहली बात तो हमने देखा कि पूरे अमाउंट पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एंटायर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सच रिजल्ट इंक्रीज इन टैक्सेस मोर देन इंक्रीज इन इनकम। तो देखो यार, अगर ये 50 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होती तो हमारा जो एडिशनल टैक्स है वो भी नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ मार्जिनल रिलीफ में भी कह रहा है कि फिर इनकम इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो टैक्स भी इंक्रीज हो गया ना, उसी इंक्रीज टैक्स का हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, जो इंक्रीज इस इनकम के इंक्रीज होने की वजह से 50 लाख से एक्सीड करने की वजह से हमारी जो इनकम एक्सीड हुई उस पर जो हमें एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है, उस एडिशनल टैक्स की हमें रिलीफ मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफेक्ट एसएससी शैल बी अलाउड टू रिलीफ टू द एक्सटेंट इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम एंड इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एडिशनल टैक्स लगाया क्यों जब इन्हें मार्जिनल रिलीफ देना ही था। तो भाई देखिए, जब तक टैक्स वगैरह अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना टैक्स इंक्रीज हुआ, हमारा कितना एक्स्ट्रा बर्डन आया टैक्स का हम पर, है ना। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली फिर उस पर हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगी तो बेटर आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे। इसके बाद आता है रिबेट। रिबेट किस केस में मिलेगा आपको, रिबेट तब मिलेगा जब आपकी इनकम 5 लाख तक ही है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं हुई आपकी, तो आपको मिल जाएगा रिबेट 12,500 का। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मान लिया नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में देखते हैं, 5 लाख तक ही कंसिडर करेंगे, ये इतना यानी 2.5 लाख तक तो नहीं लिया है, लेकिन बाकी बचे हुए 2.5 लाख पर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,500 हमारा टैक्स लाइबिलिटी आ गया। अब ये देखिए टैक्स लाइबिलिटी है कैसा, बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, इसमें बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का है। ठीक है, बिना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की, यानी 4% का जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने और ऐड करना है वो हमने नहीं किया है। तो हम उसे ऐड करने से पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो 12,500 की रिबेट मिल रही है पहले हम उसे माइनस करेंगे। ठीक है, हमारा टैक्स लाइबिलिटी बना, इसमें से मैंने 12,500 की रिबेट माइनस कर दी। अब मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी बचा कितना, 0। इसका मतलब क्या है, उस 0 पे तो 4% ऐड करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी कुछ बची ही नहीं। ठीक है, तो अब मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो साथ में हमने ये देखा कि यहाँ पे 2.5 लाख तक मिल भी है। ठीक है, और अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो जो भी टैक्स हमारा बन रहा है उस टैक्स पर हमें 12,500 तक की रिबेट मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हमने नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में देखा कि यहाँ पर 2.5 लाख पे 5% लग रहा था, एग्जैक्ट 12,500 आया और हमने दे दिया, हमें मिल गया, रिबेट मिल गया। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो 60 साल से जो ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उसमें तो 3 लाख तक मिला ना, पर 2 लाख पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें 5% के हिसाब से तब तो हमारा सिर्फ 10,000 ही आ रहा है। ये देखो, ये 10,000 आ रहा है, तो अब हम इस 10,000 पे क्या करेंगे, 12,500 माइनस करेंगे, नहीं, इस 10,000 पे हम 10,000 तक ही माइनस करेंगे। ठीक है, पूरा 10,000 ही माइनस करेंगे। लेकिन अब कहने का मतलब क्या है, फिर आप कहेंगे वो बाकी 2,500 का क्या, अरे जितना टैक्स लाइबिलिटी होगा उतना ही माइनस करेंगे ना आप लोग। अगर 12,500 तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी उस वक्त आ रही थी तो आपने 12,500 माइनस किया। ठीक है, अब आपकी 10,000 ही आ रही तो 10,000 माइनस करेंगे ना, 12,500 थोड़ी करेंगे, उसका बेनिफिट थोड़ी लेंगे आपके 2,500 में रिफंड चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैक्सिमम बताया गया, अगर आपका 15,000 आता तो उस 15,000 में फिर आपको 12,500 का रिबेट मिलता, फिर बचे हुए 2,500 पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके आपको टैक्स देना पड़ता है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, और ये रिबेट मिलेगा किस किस को, सिर्फ रेजिडेंस इंडिविजुअल को मिलेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंस इंडिविजुअल है या कोई और अदर पर्सन है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जैसे कि मैंने आपको बताया वो
ये रिबेट माइनस करने के बाद अगर आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी बचता है तो उस टैक्स लायबिलिटी पर आपको फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड करके फिर उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, रिबेट मिलेगा किस किस को? रेजिडेंस इंडिविजुअल तो हमने देख लिया, लेकिन अगर इनकम आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई, ठीक है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हुई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है? 111A वाला, ठीक है, और अगर कैजुअल इनकम भी हुई है आपको, तो इन सभी इनकम के केस में आपको रिबेट मिल जाएगी, रिबेट शैल बी अलाउड। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में हुआ है तो फिर आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा रिबेट का हिसाब किताब। रिबेट का हमने देख लिया, 5 लाख तक अगर इनकम है तो हमें 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। किस किस को मिलेगी हमने देख लिया। अब आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का एक स्पेशल टैक्स रेट है, वो क्या है? 30%। तो अगर आपकी ये जो आप यहाँ पर इनकम कैलकुलेट करते हैं एग्जम्पशन लिमिट, यहाँ पर आप टोटल इनकम में इनकम तो ऐड करेंगे आप कैजुअल इनकम की, क्योंकि आपको टोटल इनकम देखनी है ना कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या कम है, ये सब देखने के लिए आपको टोटल इनकम तो इसी में कंसीडर करेंगे। लेकिन टैक्स रेट ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा कैजुअल इनकम पर, ये टैक्स रेट कैजुअल इनकम पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कैजुअल इनकम का एक स्पेशल टैक्स रेट दिया है और वो है 30%। ठीक है, चलो टैक्स रेट तो हमें पता चल गया कैजुअल इनकम में कितना है, लेकिन अब कैजुअल इनकम क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना, हम कंसिडर किसे करेंगे। तो कैजुअल इनकम मीन एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स and other games of any sort or from gambling or betting of any form of और nature whatsoever। मतलब क्या है, ये सब जितने भी आपके लॉटरीज वगैरह हो गई, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह हो गया, रेस वगैरह हो गया, कार्ड गेम हो गया, ठीक है, या फिर कोई गैम्बलिंग बैटिंग कर लिया आपने, तो इन सब से जो भी इनकम हो रही है वो आपकी कैजुअल इनकम है। ठीक है, और टैक्स रेट कितना होगा ये मैंने आपको बता दिया, 30%। अच्छा, ये कैजुअल इनकम जाएगा कौन से हेड में? ये कैजुअल इनकम हमने देखा था अंडर हेड अदर सोर्स में, इनकम अंडर हेड अदर सोर्स की इनकम में ये जाता है। ठीक है, अपने ग्रॉस टोटल इनकम में जब भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वो अदर सोर्स के हेड में डालते हैं। ठीक है, और सेपरेट टैक्स रेट इस पे अप्लाई होगा जो मैंने आपको बता दिया 30% से। अच्छा, डिडक्शन भी नहीं मिलता है, ये हमने ऑलरेडी अदर सोर्स के हेड में देख लिया है कि अगर कोई भी कैजुअल इनकम को अर्न करते वक्त आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद अर्निंग ऑफ कैजुअल इनकम, तो फिर आपको उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं कर पाएंगे उस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैजुअल इनकम पूरा। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? जो अलग से स्पेशल सेक्शन, मैंने आपको पहले कहा ना कि ये स्पेशल इनकम है, कैजुअल इनकम हो गया हमारा स्पेशल इनकम, इसके लिए स्पेशल रेट है। और हमारा जो कैपिटल गेन हो गया यानी सेक्शन 112A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब भी हमारा एक स्पेशल इनकम है और इसके लिए स्पेशल टैक्स रेट अलग से बताया गया। तो इफ एनी कैपिटल एसेट हैज बीन ट्रांसफर लाइक लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, अगर कोई भी ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ और प्रॉफिट जो उस पर अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, ट्रांसफर मतलब मान लिया आपने बेचा और उसे बेचने पर अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पर आपको क्या मिलेगा? वो प्रॉफिट जो होगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। और देखो, इफ द एसेट हैज बीन ट्रांसफर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ये एसेट अगर लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड ये सब अगर 3 साल के अंदर अंदर अगर ट्रांसफर किया गया तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड सेल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट का मतलब क्या है कि फिर स्पेशल रेट नहीं लगेगा। नॉर्मल रेट क्या होगा? देखो, जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर हमारा ये स्लैब रेट में इंक्लूड हो जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल कैपिटल गेन के अलावा अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है हमारा तो उस पर हमारा स्पेशल रेट भी अप्लाई होता है। इफ एसेट सोल्ड आफ्टर 3 ईयर तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, यानी अंडर सेक्शन 112, सिर्फ 112 है, और फिर उस पर एक स्पेशल रेट भी अप्लाई होगा, 20% से स्पेशल टैक्स रेट भी अप्लाई होगा और डिडक्शन भी हमें मिल जाएगी उस पर। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन। लेकिन जो डिडक्शन है ना वो किस केस में मिलेगी? सिर्फ नॉर्मल इनकम के केस में। देखो, नॉर्मल इनकम जब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं 2.5 लाख वाली लिमिट में, यहाँ पर ये सारी जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पर जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट वाली इनकम, ये तो नॉर्मल इनकम है, तो इस नॉर्मल इनकम में हमें डिडक्शन भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म स्पेशल इनकम हो रही है तो कुछ स्पेशल इनकम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे हमने देखा कि ये जो कैजुअल इनकम हमने देखा वहाँ पर कोई भी एक्सपेंडिचर से जो भी रिलेटेड एक्सपेंडिचर से किया है हमने, अर्निंग से रिलेटेड, उसकी हमें कोई डिडक्शन नहीं मिली। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 तो फिर आपको सेल नॉट बी अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कोई भी डिडक्शन 80C से लेके 80U तक आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद लिस्टेड शेयर की बात करें अगर हम, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें, तो अगर 3 साल से कम के लिए है, लिया गया है, बी टेकन एज 1 ईयर, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर लिस्टेड इक्विटी शेयर और लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड हैज पेड सिक्योरिटी, अगर STT भी पे किया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, कोई भी सिक्योरिटी अगर आप खरीदते हैं
उस पर अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करते हैं तो उस केस में लॉन्ग टर्म में 10% रेट, ये स्पेशल रेट है, ठीक है। 112 है। जब भी देखो ये 112A लिखा है ना, समझ लेना ये शेयर से रिलेटेड है, कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन किससे रिलेटेड है? शेयर से रिलेटेड है। शेयर वगैरह, इक्विटी वगैरह, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये सब ना इनसे रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी लिस्टेड शेयर है तो ये स्पेशल टैक्स रेट यानी 10% से अप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो था ये नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जिसमें हमें कोई डिडक्शन नहीं मिल रही। लेकिन नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसमें हमें स्पेशल टैक्स रेट नहीं लग रहा है, वो हमारी नॉर्मल इनकम के साथ ऐड होकर नॉर्मली जैसे टैक्स रेट अप्लाई होता है वैसे अप्लाई हो रहा था, ठीक है। और कब मिलेगा ये टैक्स रेट? अब 112 में हमें कब देना पड़ेगा? 10% के हिसाब से, अगर अमाउंट जो है 1 लाख से ज़्यादा की अर्न की हमने। अगर हमें 1 लाख से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अंडर सेक्शन 112A तो 1 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे और बाकी जो अमाउंट बचेगा हमारे पास उस पर हम 10% टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 111A 111A, यानी ये भी स्पेशल किसके रिगार्डिंग है? ये शेयर्स वगैरह के रिगार्डिंग है। ये दोनों सेक्शन जो है 112A और 111A ये दोनों शेयर वगैरह म्यूचुअल फंड के लिए है, जिसमें अगर 112A में हो रही है तो यानी वो लॉन्ग टर्म है और 111A में हो रही है तो यानी वो शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म में हो रही है तो 10%, 1 लाख माइनस करने के बाद, और अगर शॉर्ट टर्म में हो रही है और अगर शॉर्ट टर्म में हो रहा है तो सिंपली 15% डिडक्शन, ठीक है। 15% टैक्स रेट होगा आपका और डिडक्शन भी क्या होगा? मिल जाएगा आपको 80C से 80U तक, ठीक है। एंड shall not be allowed from such long term and short term, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का टैक्स लायबिलिटी खत्म होता है। इसके बाद रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87A shall be allowed from tax on लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A, यहाँ से अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 112A वाला होगा तो वहाँ पे आपको रिबेट भी नहीं मिलेगा। इसके बाद शुरू होता है अपना पार्टनरशिप फॉर्म LLP। पार्टनरशिप फॉर्म और LLP के केस में कैसे टैक्स लायबिलिटी होगी? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो जो भी 20% हमने रेट देखा ऊपर, सेम वैसे ही। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 11A वाली, शेयर्स वगैरह वाली, तो 15% सिंपली अप्लाई होगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाली है तो वहां पर भी जैसे हमने ऊपर देखा कैपिटल गेन के केस में सेम वैसे ही 1 लाख डिडक्ट करो और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है आपको उस पर आप 10% टैक्स डिडक्ट करो, ठीक है। और कैजुअल इनकम हो गई। कैजुअल इनकम पे भी हमने एक फिक्स रेट देखा 30%, यहाँ पर भी वो कंसिडर हो रहा है। और अगर कोई और इनकम है किसके केस में, ये ध्यान में रख के चलिए कि हम पार्टनरशिप फर्म या LLP की बात कर रहे हैं। अगर इनके केस में अगर कोई अदर इनकम है तो 30% रेट है, ठीक है। और सर चार्ज भी एप्लीकेबल होगा कब? मतलब कितने रेट से? एट द रेट 12% से। और कब होगा? जब इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कब मिलेगा? जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए, यानी इनकम एक्सीड 100 लाख, ठीक है। और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज के बाद अप्लाई होगा, ये भी हमने देखा था 4% ये भी। और जैसे डिडक्शन मिलता है 80C से 80U तक, पार्टनरशिप फर्म और LLP के केस में भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिडक्शन विल अलाउड इन नॉर्मल मैनर। तो ये हमने देखा पार्टनरशिप फर्म और LLP। इसके बाद बचा हमारा डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में रेट कितना? किस चीज में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वही सेम रेट 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 11A, सेम रेट, इसका रेट कभी चेंज नहीं होता 15%, ठीक है। उसके बाद 112A जो है उसमें भी 1 लाख डिडक्ट करो और सिंपली 10% टैक्स रेट। कैजुअल इनकम जो है आपकी उसमें भी आपको 30%, सिंपली याद कर लो, आप लोग रट लो इस चीज को, 30%, 20%, 15%, 10%, ठीक है। और अदर इनकम अगर है डोमेस्टिक कंपनी के केस में तो वहां पर भी आपको टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होगा उस इनकम पर? 30%। सर चार्ज के लिए थोड़ा सा ज्यादा बताया यहाँ पर, क्या बताया आपको? अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है लेकिन 10 करोड़ तक यानी 1000 लाख तक होती है तो आपका सरचार्ज 7% लगेगा। किसके केस में? LLP के केस में एक ही सरचार्ज रेट था, ये रहा 12%, लेकिन ये डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं हम, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 12% कब? जब 1000 लाख से एक्सीड कर जाएगा तो आपका सरचार्ज रेट भी बढ़ जाएगा और कितना होगा? 12%, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ शैल बी अलाउड इफ द इनकम एक्सीड 100 लाख एंड 1000 लाख, ठीक है, तब आपको मार्जिनल रिलीफ अलाउ हो जाएगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जैसे मिलता है नॉर्मली वैसे ही डिडक्शन भी मिलेगा आपको इन अ नॉर्मल मैनर, ठीक है। डिडक्शन डोमेस्टिक कंपनी के केस में भी मिल जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर 18-19, ये अलग से ऐसा स्पेसिफाई किया है कि अगर आपका टर्नओवर जो है 18-19 में
कि प्रीवियस ईयर में अगर आपका 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, टर्नओवर आपको अगर 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता, नॉट एक्सीड 400 करोड़, तो टैक्स रेट जो है वो 25% हो जाएगा। ये अदर इनकम यही है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में कैजुअल इनकम और लॉन्ग टर्म इनकम के अलावा जो अदर इनकम है, यानी कोई भी टर्नओवर आपका है कंपनी का, अगर वो 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है, तो जो ये 30% रेट कहा था ना, वो घट के कितना होगा 25%। और कब? प्रीवियस ईयर 18-19। ठीक है, इसके बाद क्या करा, एज पर द सेक्शन 115 BAA in case of domestic company, tax shall be payable at the rate 22% provided company shall not avail any exemption and deduction। आप डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपको और भी कम रेट मिल सकता है, आप 22% ही पे करें, लेकिन फिर होगा क्या, आपको कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे 30% रेट आप देख रहे हैं ना, ये आपको कब है, जब आप ये सब डिडक्शन वगैरह ले रहे हैं, तब ATC से ATO तक डिडक्शन वगैरह ले रहे हैं, एग्जेम्पशन जो भी है वो ले रहे हैं, उसके बाद आप 30% पे करें। लेकिन अगर आपको 30% से कम पे करना है, करिए ना, शौक से करिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगी। साथ में जो सरचार्ज का रेट होगा वो 10% हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी रहेगा। यानी ये एक ऑप्शन दिया है आपको नीचे कि अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा ना पे करने का, तो आप ये वाला पे करिए। लेकिन नीचे है क्या क्या चेंजेस है, एग्जेम्पशन नहीं मिल रही आपको, डिडक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके अलावा 115 BAB in case of domestic company which has been set up and registered on or after 1 October 19, अगर आपका बिजनेस 1 अक्टूबर 19 के बाद या उस डेट पर रजिस्टर्ड हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो टैक्स रेट कितना होगा 15%। एंड कंपनी शेल नॉट अवेल एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन, और रेट भी क्या होगा 10% सरचार्ज का और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो ये आपको एक नीचे ना अलग से ऑप्शन दिया है, आप क्या ये पसंद कर रहे हैं ऊपर वाले, तो आप देख लीजिए। इसके बाद है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या देखा, LLP देखा, फॉर्म व पार्टनरशिप फॉर्म और LLP देखा और डोमेस्टिक कंपनी देखा। उसके बाद हम देख रहे हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में क्या क्या रेट है, सेम, लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म से लेके और लॉन्ग टर्म 112A तक और कैजुअल इनकम तक सेम रेट है, रट लीजिए आप। इसके बाद रेट में चेंजेस आता है, अगर कोई अदर इनकम है तो उसके रेट में चेंज आ रहा है, 40% लग रहा है। यहाँ तक हम देख रहे थे 30%, अब हम क्या देख रहे हैं 40%। किसके केस में, फॉरेन कंपनी के केस में। और सरचार्ज रेट भी चेंज हो गया है, एप्लीकेबल एट द रेट 2% प्रोवाइडेड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग ₹100 लाख। अगर आपकी फॉरेन कंपनी की इनकम 100 लाख से ज़्यादा है तो 2%, लेकिन कब तक, 1000 लाख तक, यानी 10 करोड़ तक। और अगर 1000 लाख से भी ऊपर होता है तो 5% सरचार्ज, यानी 2 और 5%, ये याद कर लो। ऊपर डोमेस्टिक कंपनी केस में 7 और 12%, LLP के केस में बस 12%, ठीक है, सिर्फ 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2 और 5%, ठीक है। और मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी मिल जाएगा और डिडक्शन भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की हम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली टोटल इनकम 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, उसके बाद जो अगला नेक्स्ट 2.5 लाख है उस पर 5%, उससे अगला जो 5 लाख बच रहा है आपका वो हो गया 20%, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट हो गया वो 30%। और स्लैब रेट ऑफ सीनियर सिटीजन इज नॉट एप्लीकेबल इन टू HOF इवन इफ द एज ऑफ कर्ता और इट्स मेंबर इज एक्सीडिंग 60 ईयर और 80 ईयर, ठीक है। सीनियर सिटीजन वाला स्लैब रेट अप्लाई नहीं होगा HOF के केस में। सरचार्ज क्या है, बिल्कुल वैसे नॉर्मल जैसे इंडिविजुअल के केस में हमने देखा था, 10, 15, 25 और 37, ठीक है। सरचार्ज भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद एक लास्ट हमारा टॉपिक बचता है 115 BAC, ये नया इंसर्ट हुआ है। अगर आपको ये टैक्स रेट जो ऊपर हमने इंडिविजुअल वगैरह के केस में हमने टैक्स रेट्स देखे हैं, ये वाले, ये सब आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप वो वाला अप्लाई करो। कौन सा, जो नया इंसर्ट हुआ है, ठीक है। क्या है, पहले टैक्स रेट देखते हैं कैसे। 2.5 लाख तक नीला, फिर उसके बाद जो 2.5 लाख है उस पर 5%, फिर उसके बाद जो 2.5 लाख है उस पर 10%, फिर उसके बाद जो 2.5 लाख है नेक्स्ट 15%, फिर नेक्स्ट 250 20%, नेक्स्ट 250 25% तक आपको ऐसे 2.5 लाख करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है उस पर आपको कितना देना है, 30%। ये तो रेट था, बड़ा सिंपल सा रेट है, लेकिन इसके आगे और भी कुछ है। एन इंडिविजुअल और HOF अनडिवाइडेड फैमिली, सिर्फ यही दो तो इस नॉर्मल स्लैब रेट को देख सकते हैं, सेल कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी एट द रेट गिवन बिलो, ठीक है। लेकिन जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको मिलती थी ना, वो आपको नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन BAC में आपको एक भी अलाउ नहीं है, दैट्स ऑल, ठीक है। बहुत सिंपल सा, एक दो है डिडक्शन, पर आपको अभी उसको जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया गाइस। तो आपका ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो है ना, बड़ा आसानी तरीके से पूरा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग इसे कंसिडर कीजिए और खुद टैक्स कैलकुलेट कीजिए, अपनी इनकम पे भी कीजिए, दूसरों की इनकम पे भी कीजिए, और पे करिए आराम से टैक्स लायबिलिटी अपनी। ओके गाइस, थैंक यू।